स्नातक भाग द्वितीय समाजशास्त्र प्रथम सोशल रिसर्च मेथड्स में अभी तक हमने चर्चा की है वैज्ञानिक पद्धति किसे कहते हैं और वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं क्या हैं। आज हम आगे इस चर्चा को बढ़ाते हैं। वैज्ञानिक पद्धति के प्रमुख सोपान अथवा चरण क्या होते हैं। कोई भी विज्ञानवेत्ता वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिन उपागम पद्धतियों को प्रयोग में लाता है उनका एक निश्चित सोपान या चरण होता है। प्रसिद्ध समाज विज्ञानी जॉन डेवी ने 1933 में एक पुस्तक लिखी थी, हाउ वी थिंक, हम कैसे सोचते हैं। गंभीर चिंतन की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए जॉन डेवी ने कुछ निश्चित सोपान एवं चरण बताए, जिनको कर्लिंगर ने अपनी संपादित पुस्तक फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरल रिसर्च में स्थान दिया। जॉन डेवी ने जो चिंतन की प्रक्रिया अथवा वैज्ञानिक पद्धति की प्रक्रिया के जो चरण बताए हैं वो कर्लिंगर ने निम्नानुसार उनकी चर्चा की है। पहला चरण जॉन डेवी ने बताया था कि समस्या, बाधा और विचार कि सबसे पहले अनुसंधानकर्ता अथवा अध्ययनकर्ता एक समस्या का चयन करता है। इस समस्या का चयन करने में वह ध्यान रखता है कि अनुसंधान को या अध्ययन को आगे बढ़ाने में किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इन सब पर विचार करके वह आगे बढ़ता है। तो सबसे पहला जो चरण अथवा सोपान है समस्या, बाधा, विचार। दूसरा जो चरण उन्होंने बताया था वो है कार्यकारी प्राकल्पना का निर्माण। एक एग्जीक्यूटिव या वर्किंग हाइपोथेसिस बनाई जाती है। किसी भी समस्या का चयन उसकी बाधाओं पर विचार करने के उपरांत, और ये पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि प्राकल्पना जिस पर विस्तार से हमें आगे पढ़ना है उसकी सामान्य समझ हमें होनी चाहिए। किसे कहते हैं? प्राकल्पना एक अनुमानित कार्य कारण संबंधों पर आधारित ऐसा कार्यकारी सिद्धांत है जिसको कि अनुसंधान के माध्यम से सिद्ध किया जाना शेष है। तो एक ऐसा कार्यकारी सिद्धांत होता है जो अनुमानित कार्य कारण संबंधों पर आधारित होता है और जिसको हम आगे अध्ययन के आधार पर सिद्ध करते हैं। उसको चूंकि वो सिद्ध नहीं हुआ है, उसमें किसी तरह का संशोधन होना है वो नहीं हुआ है। अगर वो जो हमने बनाया है वो गलत है तो नया सिद्धांत बनेगा, वो भी अभी नहीं हुआ है। इसलिए इसको हम अभी तक उपकल्पना या प्राकल्पना का नाम देते हैं। तीसरा जो सोपान बताया है जॉन डेवी ने वो है तर्क निगमन, रीजनिंग डिडक्शन। जिस समस्या का चयन किया गया है अध्ययन हेतु एवं उससे संदर्भित पूर्व के अनुभवों के आधार पर जिस प्राकल्पना का कार्यकारी सिद्धांत के रूप में हमने एक निर्माण किया है, जिससे कि हम अनुसंधान में भटके नहीं, प्राकल्पना हमारा मार्गदर्शन करती रहे और जो सूचनाएं हमने संकलित की हैं इस आधार पर उन सभी सूचनाओं का लॉजिकल डिडक्शन करके एक सिद्धांत या निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि किसी भी विषय से संदर्भित क्षेत्र में जितनी भी इकाइयां उपस्थित हैं उनसे सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं, तो ये सूचनाएं बहुत सारी होती हैं। इनको तार्किक रूप से निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए लॉजिकल डिडक्शन का या तर्कना निगमन का उपयोग किया जाता है। तो तीसरा चरण तर्क निगमन की बात है। चौथा चरण जो उन्होंने बताया है अवलोकन, परीक्षण और प्रयोग, कि हम जो वस्तुओं से संबंधित सूचनाओं का संकलन करते हैं वो संकलन अवलोकन पर आधारित होता है। किसी की सुनी सुनाई, किसी की कही हुई, किसी की बताई हुई, किसी की प्रदान की गई सूचनाएं ना होकर अनुसंधानकर्ता स्वयं उस भौगोलिक क्षेत्र में जो कि समस्या से संबंधित है में उपस्थित होता है और उन सूचनाओं को उत्पादित होते हुए या घटनाओं को घटते हुए देखता है, अनुभव करता है, अवलोकन के द्वारा संग्रहण करता है। वह वहाँ पर परीक्षण भी करता है कि जो प्राकल्पना
बनाई गई है उस प्राकल्पना को सिद्ध करने वाली या उसको गलत सिद्ध करने वाली अथवा उसमें आंशिक संशोधन करने वाली सूचनाएं हैं अथवा सूचनाएं उसको सिद्ध करने वाली है। तो जिस भी तरह की सूचनाएं होंगी उन सूचनाओं से उस प्राकल्पना का परीक्षण किया जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं हो कि जो निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं वो संयोगवश आ रहे हों, ये परीक्षण भी वह करता है। तो परीक्षण, प्रयोग और अवलोकन के माध्यम से वह किसी निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करता है। ये बात बताई है जॉन डेवी ने। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं कि जॉन डेवी या कर्लिंगर यही एकमात्र ऐसे व्यक्ति नहीं है जिसने वैज्ञानिक पद्धति के चरण या सोपानों की बात की हो या ये जो चिंतन की प्रक्रिया है इसको व्यवस्थित रूप प्रदान किया हो। और भी ऐसे अनेक अनुसंधानकर्ता, समाजशास्त्री हुए हैं जिन्होंने वैज्ञानिक पद्धति के चरण या सोपानों पर चर्चा की है। इसमें एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और हैं जॉर्ज लुंडबर्ग, जिन्होंने पुस्तक लिखी है सोशियल रिसर्च। जॉर्ज लुंडबर्ग ने भी वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से अध्ययन को 4 भागों में विभाजित किया है, जिसको हम चरण या सोपान कहें। पहला चरण उन्होंने बताया है कार्यकारी प्राकल्पना का निर्माण। एक ऐसी वर्किंग या एग्जीक्यूटिव हाइपोथेसिस डेवलप की जाए, क्रिएट की जाए, जो कि अनुसंधान अथवा हम कहें अध्ययन का मार्ग प्रशस्त करे। दूसरा जो चरण उन्होंने बताया है कि किसी भी विषय से या अध्ययन की समस्या से संबंधित जिस प्राकल्पना का हमने निर्माण किया है उस अध्ययन समस्या से संबंधित सूचनाओं का अवलोकन किया जाए और अवलोकन के माध्यम से उनका संकलन किया जाए। ये दूसरा चरण है। तो हम कहें पहला चरण कार्यकारी प्राकल्पना, दूसरा चरण विषय से संबंधित दत्तों का संकलन, विषय से संबंधित दत्तों का अवलोकन एवं संकलन, और तीसरा चरण जो उन्होंने बताया है संकलित दत्तों का वर्गीकरण एवं संगठन, ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कलेक्टेड डाटाज। जो भी किसी विषय से संबंधित सूचनाएं एकत्रित की गई हैं, जरूरी नहीं वे सूचनाएं एक ही प्रकृति की हों, विभिन्न गुणों और विशेषताओं के आधार पर जितने भी उनके विभाग बन सकते हैं उनको वर्गों में बांटा जाए। अलग अलग विशेषताओं वाली सूचनाएं अलग अलग वर्गों में रखी जाएं। इस तरह से हम उनका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, फिर उनका संगठन करते हैं, उनको एक स्थान पर रखते हैं कि कौन सी सूचनाएं कितनी मात्रा में ज़्यादा हैं, कौन सी कम है। ये सारा वर्गीकरण और संगठन करने के बाद में चौथा चरण आता है जिसको जॉर्ज लुंडबर्ग ने सामान्यीकरण कहा है कि अब जो भी अवलोकन के उपरांत सूचनाएं एकत्रित की गई, उन सूचनाओं का वर्गीकरण किया गया, उनका संगठन संपादन किया गया, उनको देखकर जो निष्कर्ष निकाला गया उस निष्कर्ष की बात चौथे चरण पर जॉर्ज लुंडबर्ग ने की है। ये 4 चरण उन्होंने बताए हैं। इनके अतिरिक्त हम बात कर सकते हैं पी.वी. यंग की। पी.वी. यंग ने पुस्तक लिखी है साइंटिफिक सोशल सर्वेज एंड रिसर्च। साइंटिफिक सोशल सर्वेज एंड रिसर्च में पी.वी. यंग वैज्ञानिक पद्धति की प्रक्रिया के 5 पड़ाव बताते हैं, 5 सोपान बताते हैं। पहला सोपान जिसकी हम चर्चा करें वो ये है कि समस्या का निर्माण अथवा चयन, कि सबसे पहले किसी भी अनुसंधानकर्ता को, विज्ञानवेत्ता को अध्ययन के लिए विषय चाहिए या अध्ययन की समस्या होनी चाहिए, तो उस समस्या का वो निर्माण या चयन करते हैं। सबसे पहला चरण वैज्ञानिक पद्धति का ये है। इसके बाद में वो एक कार्यशील अथवा व्याख्यात्मक प्राकल्पना का निर्माण करते हैं। प्राकल्पना ऐसी हो जो सुपरिभाषित हो, सुस्पष्ट हो, तो उसको एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस कहा गया है। तो कार्यकारी एवं व्याख्यात्मक प्राकल्पना का निर्माण। तीसरी जो बात, जो चरण और पड़ाव बताया वो कि समस्या का विभिन्न वैज्ञानिक प्रविधियों द्वारा अवलोकन। जो भी साइंटिफिक टूल्स और टेक्निक्स अवेलेबल हैं उनके माध्यम से चयन की गई समस्या का
अवलोकन अनुसंधानकर्ता द्वारा तीसरे पड़ाव पर किया जाता है और इस अवलोकन के द्वारा प्राप्त की गई सूचनाओं का चौथे चरण में अभिलेखन किया जाता है, अंकन किया जाता है। तो चौथा है दत्तों का अभिलेखन और पांचवा है वर्गीकरण। और इसमें एक चरण और है, 6 चरण बताए हैं, हमने 5 की बात करी थी ना। तो पीवी यंग ने साइंटिफिक सोशल सर्वेज एंड रिसर्च में 6 चरण बताए हैं। पहला चरण समस्या का निर्माण या चयन, दूसरा चरण कार्यशील अथवा व्याख्यात्मक प्राकल्पना का निर्माण, तीसरा चरण जो भी वैज्ञानिक प्रविधियां उपलब्ध हैं समस्या से संबंधित हो सकती हैं उनका चयन करते हुए उनको काम में लेते हुए अवलोकन, और चौथा चरण इस अवलोकन से प्राप्त सूचनाओं का अभिलेखन, पांचवा चरण जो सूचनाएं हैं उन सूचनाओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन या टेबुलेशन, और छठा चरण जो है वो है वैज्ञानिक सामान्यीकरण। जो सूचनाएं प्राप्त हुई उनका विभिन्न विशेषताओं और गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया गया। वर्गीकरण के उपरांत वैज्ञानिक सामान्यीकरण, साइंटिफिक जनरलाइजेशन उस समस्या से संबंधित निष्कर्ष का किया जाएगा। ये 6 चरण पीवी यंग ने बताए हैं। एक सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद है न्यूयॉर्क की, उसने कृषि में अर्थशास्त्र तथा सामाजिक अनुसंधान पर एक सलाहकार समिति का गठन किया था। उस सलाहकार समिति ने किस तरह से अध्ययन किया जाए उसके लिए एक एडवाइजरी जारी की। न्यूयॉर्क की या अमेरिका की जो सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद है, उस सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कृषि में अर्थशास्त्र तथा सामाजिक अनुसंधान पर सलाहकार समिति का गठन किया और सलाहकार समिति ने जो उत्कृष्ट वैज्ञानिक पद्धति या उत्कृष्ट वैज्ञानिक अध्ययन के लिए कुछ अनिवार्यताओं की या सोपानों की चर्चा की। उन चर्चाओं की भी बात हमें यहाँ कर लेनी चाहिए। उन्होंने लगभग 9 चरण बताए हैं। पहली बात उन्होंने ये कही कि सबसे पहले किसी भी समूह को या व्यक्ति को जिसको कि अध्ययन करना है, किसी विषय पर वैज्ञानिक अध्ययन करना है, वैज्ञानिक निष्कर्ष तक पहुंचना है, ऐसा निष्कर्ष जो सभी के ऊपर समान रूप से लागू हो उसको प्राप्त करना है, उसको चाहिए कि सबसे पहले वह समस्या की तर्कपूर्ण व्याख्या करे। जो समस्या उन्होंने अध्ययन के लिए चुनी है उसमें जिस समस्या के जिन पक्षों का वो अध्ययन करना चाहता है उसकी वो व्याख्या करे। दूसरा उसने ये बताया है कि समस्या चयन के अंदर जिन अवधारणाओं को सम्मिलित किया गया है उन अवधारणाओं की असंदिग्ध परिभाषा वो दे। जिन जिन अवधारणाओं को समस्या के चयन में काम में लिया गया है वो अवधारणाएं भी सुपरिभाषित होनी चाहिए। तीसरी बात उन्होंने बताई है कि समस्या की तर्कपूर्ण व्याख्या और समस्या के चयन में जिन अवधारणाओं को रखा गया है उन अवधारणाओं को सुपरिभाषित करना। इसके पश्चात वह उस समस्या से संबंधित सूचनाओं का या दत्तों का संकलन करेगा। दत्तों के संकलन के बाद में चौथे चरण के रूप में प्राप्त दत्तों का विभिन्न विशेषताओं और गुणों के आधार पर जो उसमें हैं उनका वर्गीकरण करेगा। पांचवा जो चरण बताया है वो पांचवा चरण है कि जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं हो सकता है वे सूचनाएं गुणात्मक रूप में हो, क्वालिटेटिव रूप में हो। तो अब जो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशंस या डाटा हैं उनको क्वांटिटेटिव डाटा में बदलना, तो समस्या से संबंधित सूचनाओं का मात्रात्मक रूप में उनको अभिव्यक्त करना, ये पांचवा चरण है। छठा चरण कि जो सूचनाएं हमने प्राप्त की हैं अगर वो गुणात्मक रूप में हैं तो वो सूचनाएं लंबी चौड़ी हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, इसलिए उनके संक्षिप्तीकरण के लिए सांख्यिकी का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये छठा चरण उन्होंने बताया है। सातवां चरण है सामान्यीकरण का प्रस्तुतिकरण। दत्तों के संकलन के उपरांत सूचनाओं को जो क्वालिटेटिव हैं, गुणात्मक हैं, उनको मात्रात्मक या क्वांटिटेटिव में बदल लिया सांख्यिकी के प्रयोग के द्वारा। अब जो सूचनाएं हमें मिली हैं उन सूचनाओं का सामान्यीकरण किया जाना चाहिए, अर्थात उनका निष्कर्ष है वो निकालकर उसका प्रस्तुतिकरण किया जाए।
और 8वां चरण उन्होंने बताया कि जो निष्कर्ष आया है उस निष्कर्ष की संपूर्ण प्रक्रिया सहित एक रिपोर्ट है वो प्रस्तुत की जानी चाहिए, जिसको हम कहें प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण। अब 9वां जो चरण, अंतिम चरण है, वो है कि जो संपूर्ण प्रणाली अपनाई गई है, पद सोपान क्रम संख्या 1 से लेके 8 तक, उसमें जहां कहीं भी ऐसा लगता हो कि अनुसंधानकर्ता या दत्तों के संकलनकर्ता का स्वयं का किसी तरह का कोई विचार, उसकी रुचि, उसकी पसंद, उसकी नापसंद सम्मिलित हो गई हो, तो उसका परिहार सुनिश्चित करना। 9वां जो चरण है वो ये कहता है कि इस संपूर्ण प्रणाली में से वैयक्तिक पक्षपात का निष्कासन प्रत्याभूत रूप से किया जाना चाहिए, तभी प्राप्त किए गए निष्कर्ष सभी लोगों पर या सभी इकाइयों पर जो उस समस्या अथवा विषय से संबंधित है पर समान रूप से लागू हो पाएंगी, और इस पद्धति को हम वैज्ञानिक कह पाएंगे, इस निष्कर्ष और अनुसंधान को हम वैज्ञानिक कह पाएंगे। तो आज हमने इस वर्चुअल क्लास में चर्चा की है विभिन्न समाज वैज्ञानिकों और अनुसंधानकर्ताओं द्वारा वैज्ञानिक पद्धति के जो चरण या सोपान बताए हैं, साथ ही एक समूह द्वारा, जिसको परिषद कहें हम, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद न्यूयॉर्क ने जो अनुशंसाएं की हैं, उनके आधार पर वैज्ञानिक पद्धति के चरण या सोपान क्या हो सकते हैं, उनकी चर्चा आज हमने की है।